तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? कलीजन। क्या पढ़ने वाले हैं? कलीजन। एक मिनट देख लेता हूं ये रो क्यों रहा है। हाँ, कलीजन लिखिए। तो कलीजन या इंपैक्ट क्या होता है अपन देखते हैं। तो देखो बच्चों, जब भी दो ऑब्जेक्ट्स आपस में इंटरैक्ट करें, आपस में क्या करें? इंटरैक्ट करें, जिसके कारण उनका मोमेंटम या एनर्जी चेंज हो जाए, तो ऐसी चीज को हम लोग बोलते हैं कलीजन। कलीजन का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि दोनों आपस में टकराएंगे, जैसा हम लोग नॉर्मल कलीजन के बारे में सोचते हैं, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं। देखो, ये एक न्यूक्लियस था, ठीक है, हैवी किसी एटम का न्यूक्लियस है, और इसमें मैं क्या किया? अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कराया। अल्फा पार्टिकल कैसा होता है बच्चों? पॉजिटिव। तो हम लोग डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पढ़े थे। तो क्या होगा? ये अल्फा पार्टिकल पास जाएगा, पास जाएगा, पास जाएगा, पास जाएगा, पास जाएगा, गया, लेकिन न्यूक्लियस तक नहीं पहुंच पाता। क्यों? न्यूक्लियस इस पे क्या लगा रहा है बच्चों? रिपल्सिव फोर्स। तो वो उसकी काइनेटिक एनर्जी को पहले जीरो कर देता है, फिर इसको वापस ढकेल देता है। जो भी अल्फा पार्टिकल डायरेक्टली टुवर्ड्स न्यूक्लियस था, जैसे गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट में देख रहे थे, वापस अपने पाथ को क्या कर लेता है? रिट्रेस। ठीक है, तो ये पास पहुंचा लेकिन टकराया नहीं। फिर भी दोनों के बीच क्या हुआ? कुछ देर के लिए इंटरेक्शन हुआ, और इंटरेक्शन होने के बाद इनका फिर से मोमेंटम वगैरह जो है चेंज हो गया। पहले कुछ और मोमेंटम था, बाद में इन लोग इंटरेक्ट किए, इंटरेक्शन एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाए, और उसके बाद दोनों एक दूसरे से दूर चले गए। तो इसको भी हम लोग बच्चों किस कैटेगरी में लाएंगे? इंपैक्ट या कलीजन की कैटेगरी में लाएंगे। ठीक, तो कलीजन या इंपैक्ट कब हो रहा है बोलेगा? जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में एक दूसरे से क्या करें? इंटरैक्ट करें, जिससे कारण उनकी इंडिविजुअल मोमेंटम और एनर्जी क्या हो? चेंज। तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों? कलीजन। ठीक, उसमें उनका डायरेक्ट कांटेक्ट हो या ना हो ये जरूरी नहीं है। ठीक, अगर हो गया तो हम बोल देंगे इंपैक्ट हो गया, टकरा गए। ठीक, नहीं हुआ तो पास से आगे चले गए। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो दोनों ही कैटेगरी में दोनों को क्या बोला जाएगा? कलीजन या इंपैक्ट। ठीक, कुछ बातें याद रखना कलीजन और इंपैक्ट के लिए। जितनी जब दोनों में इंटरैक्ट हो रहा है तो ये इस पे कुछ फोर्स लगाएगा, F ऑन अल्फा पार्टिकल, और इस पे भी कुछ फोर्स लगेगा, F ऑन न्यूक्लियस अपन बोलते हैं, या एटम। तो ये दोनों फोर्स जो एक्ट करेगा इस ऑब्जेक्ट में और इस ऑब्जेक्ट में, वो दोनों जो टाइम इंटरवल के लिए एक्ट करेंगे, वो दोनों क्या होगा? सेम। डेल्टा टी इज सेम। टाइम इंटरवल इसमें जो फोर्स लग रहा है और इसमें फोर्स लग रहा है वो क्या रहेगा? सेम, क्योंकि आपस में इंटरैक्ट करें तो जितने देर ये इसके ऊपर फोर्स लगाया उतने देर ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। तो इंटरेक्शन इंटरवल क्या होगा? सेम। और जो इंटरेक्शन इंटरवल होगा ना, ये होगा वेरी स्मॉल। क्या होगा बच्चों? बहुत छोटा, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू उनका जो मोमेंटम। हम लोग जो मोशन एक्चुअल एनालाइज कर रहे हैं, कि एनालाइज करने से पहले वेलोसिटी इतना था, जो जितने टाइम इंटरवल के लिए उसका वेलोसिटी उतना था, वो ज्यादा समय, वो बड़ा समय, और इंपैक्ट बहुत कम देर के लिए, डेल्टा टी बहुत छोटे देर के लिए, तुरंत इंटरेक्ट किया और उसके बाद तुरंत वेलोसिटी क्या हो गया? चेंज। मोमेंटम क्या हो गया उनका? चेंज। और मोमेंटम चेंज होने के बाद भी वो लंबे समय तक के लिए वैसा मोमेंटम था, लेकिन जो इंटरेक्शन हुआ बीच में वो एक बहुत छोटे से विंडो में हुआ। आ रही बात समझ में? तो ये होगा कलीजन के अंदर। ये दो बातें क्या करेंगे? याद रखेंगे। जो डेल्टा टी होगा वो दोनों के लिए क्या होगा? सेम और बहुत स्मॉल। ठीक, अब देखिए, अच्छा ये वही बोला है, द ड्यूरेशन ऑफ कलीजन डेल्टा टी इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द यूजुअल टाइम इंटरवल्स ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, डेल्टा टी जो कलीजन का टाइम होगा, जितने देर तक एक दूसरे से इंटरेक्ट करें, वो क्या होगा? बहुत छोटा। और इन सच कलीजन द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल नॉन इंपल्सिव फोर्सेस सच एज ग्रेविटी आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट। ठीक, क्यों? क्योंकि जितने देर में इंटरेक्शन हुआ उतने देर में ग्रेविटी मोमेंटम को चेंज कर नहीं पाएगी। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं ग्रेविटी हो गया या स्प्रिंग फोर्स हो गया, ऐसी फोर्सेस को मोशन का चेंज करने में या अपना इंपैक्ट डालने में थोड़ा सा समय लगता है। तो हम लोग इंस्टेंटेनियस, जस्ट टकराने से पहले, टकराने के बाद, ये चीज देख रहे हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल से मैं समझाता हूं। जैसे सपोज एक जमीन है ना, अब मैं h हाइट से एक बॉल को ड्रॉप किया। कितने हाइट से बॉल को ड्रॉप किया? h हाइट। तो वो ऊपर से नीचे आएगा, उसको कुछ समय लगेगा, t समय लगा। अब वो टप्पा खाया। क्या खाया बच्चों? टप्पा। टप्पा खाया तो क्या हो रहा है? जमीन और बॉल के बीच में इंपैक्ट हुआ। जमीन और बॉल के बीच में क्या हुआ? इंपैक्ट। अब जमीन और बॉल के बीच में इंपैक्ट हुआ तो इंपैक्ट का जो समय था, बॉल क्या करी? दबी थोड़ा सा, उसका शेप चेंज हुआ, शेप चेंज होने के बाद वापस अपना शेप रीगेन किया और वो ऊपर चले गया।
तो ये शेप जो डिफॉर्म हुआ, रिफॉर्म हुआ और ऊपर चले गया, इसका जो समय होगा वो क्या होगा, डेल्टा टी, जितने देर वो कांटेक्ट में। और उसके बाद इसकी वेलोसिटी कुछ अपवर्ड मिल जाएगी इसको टकराने के बाद, और फिर ये ऊपर जाएगा। सपोज ये उतने ही हाइट तक तो नहीं गया, लेकिन ये हाइट तक गया कितने, एच डैश तक। कितने हाइट तक गया बच्चों, ये एच डैश तक। ठीक, मतलब वेलोसिटी कुछ कम हो गई होगी बेसिकली टकराने के बाद। तो ऊपर जाने में और समय लगा होगा उसको टी डैश। तो ये जो टी और टी डैश है ना, ये बड़े समय है। ये क्या है, बड़े समय। कि ऊपर से नीचे आने में इसको 2-3 सेकंड लग रहा होगा, नीचे से ऊपर जाने में इसको 1-2 सेकंड लग रहा होगा, लेकिन कांटेक्ट जो हुआ था ना वो मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड के लिए हुआ होगा। अरे बस समझ, बहुत छोटे समय के लिए होगा। तो यही बोलना चाह रहा है कि इस वक्त यहां पर जब हम लोग एनालाइज करेंगे, हम लोग इससे जस्ट टकराने से पहले और जस्ट टकराने के बाद, तो जस्ट टकराने से पहले और जस्ट टकराने के बाद उस विंडो में जब हम लोग एनालाइज करेंगे ना कलिजन को, तब ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन हाँ, जब टकराने के बाद यहां से वो ऊपर गया, उस वक्त ग्रेविटी का इंपैक्ट आएगा। वही ग्रेविटी ही तो स्लो कर रही है, उसको ऊपर जाने से रोक रही है। आ रही बात समझ में? तो ये दिमाग में रखना, जब कलिजन को हम लोग एनालाइज करेंगे या कलिजन का इक्वेशन लगाएंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन ये सब लगाएंगे, तो वो जब इंपैक्ट हो रहा है उसी दौरान लगा रहे हैं। वो छोटे से डेल्टा टी जो इंटरवल है माइक्रो सेकंड का, उससे पहले और उसके बाद। तो जो फोर्स जनरेट होती है, कौन सी फोर्स जनरेट होती है उस बीच, इंपल्सिव फोर्सेस। तो उसी इंपल्सिव फोर्सेस का ही लेखा जोखा करेंगे अपन। बात समझ में आएगी नहीं? पक्का बच्चों, क्लियर है? लिख लिए दोनों पॉइंट? लिखिए बच्चों, टाइप्स ऑफ कलिजन। क्या लिखे? टाइप्स ऑफ कलिजन। तो वो कलिजन को दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है बच्चों। पहला कलिजन का डिफरेंशिएशन का पॉइंट होता है बेसिस ऑफ एनर्जी। ठीक, तो देखो एक नॉर्मल कलिजन में ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। सपोज ये एक बॉल है, ये एक बॉल है, दिख नहीं रही है, फिर मैं दिखा देता हूं ये, ठीक है। और ये एक दूसरी बॉल है ना। अब सपोज क्या हुआ कि ये बॉल इस बॉल को अप्रोच कर रही है, मतलब ये बॉल सपोज ये जा रही थी अपना v2 वेलोसिटी से, और ये बॉल जा रही थी u1 वेलोसिटी से। इसको u2 लिख लेते हैं, v2 नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, u2, ठीक है। और सपोज u1 जो है वो बड़ा है किससे, u2 से। तो ये इसको अप्रोच करेगी कि नहीं करेगी, करेगी। अब ये अप्रोच करी, और अप्रोच करके क्या हुई, इससे टकरा गई। इससे क्या हो गई बच्चों, टकराई। जस्ट टकराने वाली, जस्ट तो दोनों क्या होने वाले, टच होने वाले। तो इस वक्त भी इसका वेलोसिटी u1 रहेगा, इसका वेलोसिटी क्या रहेगा, u2। क्लियर बात? अब होता क्या है बच्चों, जब ये दोनों एक दूसरे से टकराते हैं ना, तो टकराने के बाद कारण एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। तो क्या होता है, एक दूसरे को फोर्स लगाने के कारण जो इनका शेप रहता है ना, परफेक्ट नहीं रहता। क्या हो जाता है, चेंज। जैसे आप फुटबॉलर को बॉल किक करते हुए देखे होगे, जो जैसे पैर से वो बॉल को मारता है, तो अगर स्लो मोशन कैमरा में देखते होगे तो देखोगे ना, बॉल कैसे होती है, कंप्रेस होती है। बॉल कैसे होती है, कंप्रेस होती है। फिर बॉल अपना शेप रीगेन करती है और फिर आगे निकल जाती है। क्लियर है? तो जब इंपैक्ट चालू होता है ना बच्चों, इंपैक्ट चालू होता है ना, तो दोनों ऑब्जेक्ट ये जैसे ही टकराए, टकराने के बाद इनका चालू हो जाता है बच्चों डिफॉर्मेशन फेज। क्या चालू हो जाता है, डिफॉर्मेशन फेज। और इस फेज में क्या होता है, इसका वेलोसिटी कम होता है और इसका वेलोसिटी बढ़ता है। अरे बस समझ में, डिफॉर्म होते जाते हैं, क्योंकि देखो टकराए ऐसा, तो इसमें फोर्स इस तरफ लगेगा और इसमें फोर्स क्या लगेगा, इस तरफ, F1-1 और F1-1-2। अभी डिफॉर्म हो रहे, और डिफॉर्म होते जाएंगे तो इसका वैल्यू फोर्स इधर लग रहा है, तो ये u1 का वैल्यू घटने लगेगा और ये u2 का वैल्यू बढ़ने लगेगा। फिर कुछ समय बाद अगर आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों बॉल्स कंप्लीटली डिफॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में? ये लोग कंप्लीटली क्या हो गए, डिफॉर्म। वो गंडा डायग्राम बनाया आप लोग समझ लीजिएगा। दोनों क्या हो गए, कंप्लीटली डिफॉर्म। और जब तक डिफॉर्म होते हैं बच्चों, जब तक कि इन दोनों का एक कॉमन वेलोसिटी नहीं आ जाता है। दोनों का वेलोसिटी क्या हो जाता है बच्चों, कॉमन। आ रही बात समझ में? डिफॉर्म हुए, अब दोनों का क्या वेलोसिटी आ गया, कॉमन। ठीक, तो ये जो फोर्स डेवलप हो रहा है ना, ये कैसी फोर्स है, इंपल्सिव फोर्स। क्यों? क्योंकि ये डिफॉर्मेशन होने में उतना समय नहीं लगे जितना आपको लग रहा है, बहुत कम समय लग रहा है। इंपल्सिव है, कैसे, एकदम इंपल्सिव। ठीक है, तो बच्चों एक अगर मैं ग्राफ बनाऊं अभी तक का जो कार्यक्रम हुआ है उसका, तो ऐसे रखूंगा, ये है फोर्स और ये है समय। ये जो वो टाइम है जब कांटेक्ट चालू हुआ, ये वो टाइम है जब कांटेक्ट चालू हुआ। तो क्या होगा, जो इंपल्सिव फोर्स है वैसा बढ़ने लगेगा,
बढ़ेगा 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 और मैक्सिमम पहुंच जाएगा। क्या पहुंच जाएगा बच्चों? मैक्सिमम। क्लियर है? इसके बाद क्या होगा? वापस वो रिफॉर्म होने की कोशिश करेगा। क्या कोशिश करेगा? रिफॉर्म। तो रिफॉर्मेशन फेज में भी क्या हो रहा है? रिफॉर्मेशन फेज में भी इसको फोर्स इधर ही लग रहा है और इसको फोर्स कहां लग रहा है? उल्टा लग रहा है। तो इसकी वेलोसिटी, अब ये कॉमन जो वेलोसिटी हो गई उससे भी इसकी और कम होगी और इसकी और बढ़ेगी। मतलब अब दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे, दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे। अरे बस में अब दूर जाएंगे तो इनका जो बॉडी जो डिफॉर्म हो गया था, दोनों का अब क्या होना चालू होगा? रिफॉर्म होना चालू होगा। और इसके बाद यहां से लेके यहां तक क्या चलेगा? रिफॉर्मेशन। ठीक, क्या चलेगा बच्चों? रिफॉर्मेशन। अब ये रिफॉर्म हो गया। जब ये रिफॉर्म हो जाएंगे बच्चों तो वापस से जो दोनों का शेप है वो क्या हो जाएगा? परफेक्ट, जैसा पहले था कलीजन से पहले वैसे ही हो जाएगा। हाँ, लेकिन अब क्या हो जाएगी? वेलोसिटी चेंज। इसकी वेलोसिटी फाइनल हो जाएगी v2, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों? v1, और इस बार v2 क्या रहेगा? ग्रेटर देन v1। तो दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अब इसके बाद फिर अपना अलग अलग चलेगा। क्लियर बात? तो ये जो होता है, ये जो पूरा फेज है बच्चों, इसको बोलते हैं कलीजन, कलीजन फेज। ये जो पूरा फेज है ये क्या फेज हुआ? कलीजन फेज। ठीक, तो कलीजन के दौरान क्या होता है बच्चों? कांटेक्ट चालू होता है, फिर डिफॉर्मेशन होता है, और डिफॉर्मेशन होते तक दोनों की वेलोसिटी चेंज होकर कॉमन होती है। ये मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हो गया। उसके बाद क्या चालू होता है? रिफॉर्मेशन होता है, और वापस पूरा रिफॉर्मेशन हो गया तो उसके बाद वेलोसिटी दोनों की अलग अलग हो जाती है, दोनों एक दूसरे से सेपरेट होकर फिर चलने लगते हैं। तो हमारा एनालिसिस कब तक रहेगा? यहां से यहां तक। इससे पहले, टकराने से जस्ट पहले क्या था उससे हमको कोई मतलब नहीं, टकराने के बाद क्या था उससे हमको कोई मतलब नहीं, और ये जो हुआ यहां से यहां पहुंचा ये विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हो जाता है। मतलब डेल्टा टी जो विंडो रहता है वो क्या रहता है? वेरी स्मॉल। बात समझ में आई? जो विंडो रहता है वो क्या रहता है? बहुत स्मॉल। क्लियर बच्चों? पक्का? अब देखो, रिफॉर्मेशन के समय दोनों वापस अपना ओरिजिनल शेप रीगेन करें तो फोर्स ऑफ इंपैक्ट क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। तो ये क्या आएगा? रिफॉर्मेशन के समय ये कम होगा। तो ये जो होगा टाइम, ये कितना हो गया बच्चों? डेल्टा टी। अभी आप इसमें देख रहे हैं कि जो इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन बराबर किसके था? इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन और इंपल्स ऑफ दोनों एरिया क्या है? सेम सेम। तो जब तक डिफॉर्मेशन फेज चल रहा था जो इंपल्स लगा एरिया आया वही इंपल्स इसमें आया। आ रही बात समझ में? तो एक ये केस हो जाएगा, एक ये केस हो जाएगा। तो मतलब कोई एनर्जी का लॉस नहीं हुआ। लेकिन आप जानते हैं कि डिफॉर्मेशन हुआ एक बार तो जरूरी नहीं है कि वापस से अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाए। कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन हो ही जाएगा तो उसमें कुछ काम हो जाएगा ना। कोई शेप चेंज करने में फोर्स लगता है बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ मतलब तो वर्क डन होगा कि नहीं होगा? है ना? और वर्क हो गया तो वो लॉस हो गया, और वर्क हो गया तो वो लॉस हो गया। तो इनिशियल एनर्जी जितनी थी फाइनल एनर्जी उतनी रहे हमेशा जरूरी है? नहीं, है कि नहीं? तो ये दोनों अलग हो सकता है। इंपैक्ट, इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन अलग, इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन अलग। अगर एक हो गया तो बढ़िया बात है। तो ऐसे में क्या करेंगे? मोमेंटम तो कंजर्व्ड है ही है, दूसरा चीज क्या भी कंजर्व्ड रहेगा? काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड रहेगी। हाँ, लेकिन एनर्जी का कुछ लॉस हो गया। जितना डिफॉर्मेशन में इंपल्स था रिफॉर्मेशन में उतना इंपल्स अपने को नहीं मिला, तो क्या हो जाएगा? मोमेंटम तो कंजर्व्ड रहेगा ही रहेगा क्योंकि इंटरनल फोर्सेस लग रही है। मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा ही रहेगा, हाँ, लेकिन काइनेटिक एनर्जी अब कंजर्व्ड नहीं रहेगी। अरे बस में तो इसी के हिसाब से बच्चों ये एनर्जी के हिसाब से हम लोग दो हिसाब से कलीजन को डिवाइड करेंगे। दो हिसाब से कलीजन को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो बच्चों पहला लिखो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। पहला क्या होगा? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ये कब होगा बच्चों? जब इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन बराबर होगा इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन। अगर ये दोनों बराबर है तो क्या होगा? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो इस चीज में अपन क्या बोल सकते हैं? दो चीजें अप्लाई कर सकते हैं। पहला, मोमेंटम इज कंजर्व्ड। बिफोर आफ्टर कोलिजन मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व्ड।
मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों बच्चों? मोमेंटम चेंज किस कारण से आता है? इंटरनल फोर्स। तो इंटरनल फोर्सेस तो यहाँ पर कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, तो सिस्टम में मोमेंटम चेंज नहीं होगा, तो मोमेंटम इज कंजर्व्ड। हाँ, पहले ऑब्जेक्ट का भी मोमेंटम चेंज होगा, दूसरे का भी मोमेंटम चेंज होगा, लेकिन दोनों का जो सम पहले का था, इनिशियल मोमेंटम का सम, वही फाइनल मोमेंटम का सम होगा, वो चेंज नहीं होगा। क्लियर है? मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड रहेगा, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस है। एक्सटर्नल फोर्स क्या लग रही है? जीरो। और हम लोग कलिजन के दौरान क्या मान रहे हैं? एक्सटर्नल फोर्स का इंपैक्ट को मान ही नहीं रहे। ठीक, दूसरा मोमेंटम इज कंजर्व्ड। दूसरा बच्चों, काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व्ड, क्योंकि परमानेंट डिफॉर्मेशन होने में, या एक कुछ बेंड ही हो गया, या कोई पार्ट परमानेंटली डिफॉर्म हो गया, वापस से उतना रिफॉर्म ही नहीं हो पाया, तो वो लॉस इन एनर्जी कहीं हो ही नहीं रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी जो पहले था, इंपैक्ट के बाद भी काइनेटिक एनर्जी वही रहेगा। हाँ, लेकिन कुछ डिफॉर्मेशन वापस से रिफॉर्म ही नहीं हो पाया, तो एनर्जी जो डिफॉर्मेशन करने में लॉस हो गई, वो रिफॉर्मेशन के दौरान उतनी मिलेगी नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी? कम। ठीक है बच्चों? तो दूसरा जो दूसरे टाइप का कलिजन होता है बच्चों, उसको बोलते हैं इन इलास्टिक कलिजन। क्या बोलते हैं? इन इलास्टिक कलिजन। अब इन इलास्टिक कलिजन में क्या होगा? इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन नॉट इक्वल टू इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन। ठीक, इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन नॉट इक्वल टू इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन। ठीक है? यहां भी लेकिन हम लोग ये जरूर बोल सकते हैं, क्योंकि फोर्सेस क्या लगेंगे, भले डिफॉर्म पूरी तरीके से वापस से रिफॉर्म नहीं हो पाया, लेकिन फोर्सेस तो हमेशा थ्रू आउट द इंपैक्ट क्या थी? इंटरनल थी, तो एक दूसरे को क्या करेंगी? कैंसिल करेंगी। तो हम लोग ये जरूर बोल सकते हैं कि मोमेंटम स्टिल कंजर्व्ड सिस्टम का, मोमेंटम इज कंजर्व्ड। ठीक, लेकिन काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला लगा नहीं सकते। हम लोग को अगर लगाना है एनर्जी का कंजर्वेशन फॉर्मूला, तो वो जो परमानेंटली एनर्जी लॉस हो गई, जो परमानेंट डिफॉर्मेशन आने के कारण, उसको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है? क्लियर है? यहां तक समझ में आया कि नहीं है? एक कलिजन और होता है बच्चों कि डिफॉर्म हुआ, कॉमन वेलोसिटी आ गई, उसके बाद रिफॉर्म हो ही नहीं पाया, मतलब एक दूसरे से सेपरेट ही नहीं हो पाए, पड़े और एक दूसरे से चिपक गए, पड़े और एक दूसरे से चिपक गए। जैसे ऐसे वाले क्वेश्चन अपन लोग किए, एक बुलेट को फायर किए, एम्बेड हो गया वो, है ना, या एक ट्रॉली थी, ट्रॉली में आदमी चल के कूद गया, तो उसमें दोनों ऑब्जेक्ट इंपैक्ट के बाद एक दूसरे से सेपरेट हो ही नहीं, दोनों की वेलोसिटी क्या हो गई? कॉमन। तो यहां पर डिफॉर्मेशन हुआ, रिफॉर्मेशन हुआ ही नहीं, क्योंकि दोनों साथ में मर्ज हो गए। तो डिफॉर्मेशन हुआ, लेकिन रिफॉर्मेशन हुआ, तो ऐसे में कॉमन वेलोसिटी हो जाती है। तो ऐसे कलिजन को क्या बोलेंगे बच्चों? प्लास्टिक कलिजन। क्या बोलते हैं बच्चों? प्लास्टिक कलिजन। ठीक, आ रही बात समझ में? डिफॉर्मेशन परमानेंट हो गया। क्लियर? तो इसको बोलते हैं प्लास्टिक कलिजन। और इस केस में क्या होगा? इंपल्स, यानी क्या होगा कि अप्रोच दोनों करेंगे लेकिन सेपरेट नहीं होंगे। तो अपन क्या बोलेंगे? बोथ द ऑब्जेक्ट्स आफ्टर collision gets stuck together and have a common velocity after impact। ठीक, ये हो गया आपका कौन सा कलीजन? परफेक्टली प्लास्टिक कलीजन। ठीक है? अब इसमें भी मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा? रहेगा। मोमेंटम इज कंजर्व्ड, लेकिन एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी? नहीं। ठीक है? बात समझ में आई बच्चों? अब इसी चीज को मैथमेटिकली समझने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का एक टर्म पढ़ते हैं कि एनर्जी में जब लॉस हो जाता है ना, तो वो एनर्जी लॉस को कैसे निकालेंगे? तो हम लोग क्या करते हैं? हर इंपैक्ट का एक कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मान लेते हैं, ई। तो उस ई से हम लोग ये निकाल पाते हैं कि भाई ये कलीजन कैसा था? इलास्टिक था, प्लास्टिक था कि इन इलास्टिक था? इलास्टिक था, प्लास्टिक था, बीच का था। क्लियर है? कि एनर्जी लॉस तो हुई लेकिन पूरी नहीं हुई, या एनर्जी लॉस ही नहीं हुई, या एनर्जी पूरी की पूरी चलेगी। क्लियर है बात? पक्का? देखते हैं। तो अगला चीज लिखिए बच्चों,
अच्छा पहले दूसरा बेसिस का कलीजन को वो कर देते हैं, फिर उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पढ़ेंगे। लिखिए बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ इम्पैक्ट। अब इम्पैक्ट किस तरीके का हुआ? बच्चों आप लोग कैरम खेले हो कि नहीं खेले हो? खेले हो कैरम? कैरम में ऐसे होल्स रहते हैं 4 कॉर्नर में, ये तो सबको पता है। लूडो कैरम तो हर घर में खेला ही जाता है। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो गोटी स्ट्राइकर से अपन मारते हैं तो आप देखे होगे उसके 2 तरीके होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? 2 तरीके। जैसे सपोज एक गोटी यहां पर है, तो आप क्या करते हो? स्ट्राइकर को लेते हो और स्ट्राइकर को कैसे रखते हो? सपोज ये छेदा है तो उसके सीधे लाइन में क्या करते हो बच्चों? ऐसे स्ट्राइकर को रखोगे और स्ट्राइकर को सीधा मार दोगे, तो जिस लाइन के अलोंग ये कोलाइड होगा उसी लाइन के अलोंग ये क्या चले जाएगा? सीधा। आ रही बात समझ में? एक ऐसा गोटी शॉट मारे हो कि नहीं मारे? डायरेक्ट शॉट। सबसे आसान भी वही रहता है बच्चों, जो लाइन के पास गोटी रहती है, तड़ 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 पूरा मारते हैं अपन, आंख मूंद के भी मार देते हैं ना, चले जाता है। ठीक है, लेकिन सपोज गोटी यहां पर है, अब लाइन पे मारने के लिए आप लोग को स्ट्राइकर को यहां रखना पड़ेगा, लेकिन कैरम बोर्ड क्या हो जाता है? खत्म। कैरम बोर्ड क्या हो जाता है बच्चों? खत्म। तो हम लोग क्या शॉट मारते हैं? बोलते हैं कट शॉट। क्या मारेंगे बच्चों? कट शॉट। देखो ऐसा मारूंगा इधर टकरा के, समझ रहे हो ना? कैरम किंग वो है ना। तो आप क्या करोगे? अब आप यहां से अगर डायरेक्ट मार दोगे, भाई सपोज स्ट्राइकर यहीं रखा है, यहां से डायरेक्ट मार दोगे तो गोटी जाने वाली नहीं है, गोटी जाने वाली नहीं है। तो आप क्या करोगे? आप जानबूझ के इसका डायरेक्शन ऐसा रखोगे कि ये ऐसा कुछ टकराए और उसके बाद ये इस तरफ जाती है। अरे बस समझ में? यही 2 अलग अलग इंपैक्ट के हिसाब से 2 अलग अलग क्या होते हैं? क्या बोलते हैं? कलीजन होते हैं। 2 अलग अलग कलीजन होते हैं। एक को बोलते हैं बच्चों डायरेक्ट या हेड ऑन कलीजन या सेंट्रल इंपैक्ट वाले कलीजन। एक को बोलते हैं बच्चों ऑब्लिक कलीजन। क्या बोलते हैं? ऑब्लिक। अब इसको टेक्निकल टर्म्स में समझते हैं, क्योंकि ऐसा लिखोगे तो नहीं कि डायरेक्ट सीधा पड़े और टेढ़ा पड़े, कट, ऐसा तो लिखेंगे। तो टेक्निकल टर्म समझते हैं, उसके लिए 2 चीजें पढ़ते हैं, एक लाइन ऑफ इंपैक्ट और एक लाइन ऑफ मोशन। ठीक है, लाइन ऑफ इंपैक्ट और लाइन ऑफ मोशन। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ इंपैक्ट लिखिए बच्चों, लिखिए लाइन ऑफ मोशन, है ना? सबसे पहले लाइन ऑफ मोशन। तो लाइन ऑफ मोशन क्या रहता है बच्चों? अगर आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, अगर आपके पास क्या है? कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, उसका एक सेंटर ऑफ मास होगा सेंटर ऑफ मास। और हम लोग रोटेशन मोशन की बात ही नहीं करें, यहां जो भी मोशन हो रहा है वो कैसा मोशन हो रहा है? ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा है। अभी रोटेशन की बात नहीं कर रहे। तो हर पॉइंट जो भी इस ऑब्जेक्ट में होगा, सेंटर ऑफ मास जिस तरफ जा रहा होगा वो भी उसी तरफ जा रहा होगा। तो अपन क्या करते हैं? इसकी वेलोसिटी जिस तरफ है, क्या चीज? वेलोसिटी। तो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा उसी के अलोंग बच्चों एक लाइन बना दी हम लोग, तो इसको क्या बोला जाएगा बच्चों? लाइन ऑफ मोशन। ठीक, तो जिस तरफ है, अगर वेलोसिटी नीचे की तरफ होती तो लाइन ऑफ मोशन क्या होता है? नीचे की तरफ। क्लियर बात? पक्का? तो लिखिए लाइन ऑफ मोशन, लिखिए इट इज अ लाइन along, it is a line along direction of velocity of center of mass. It is line along direction of velocity of direction of velocity of या motion of भी लिख सकते हो, direction of velocity of center of mass of a object, center of mass of an object। बात समझ में आएगी नहीं बच्चों? ठीक, एक ऑब्जेक्ट, एक बॉल को मैं वर्टिकली ड्रॉप किया, लाइन ऑफ मोशन क्या होगी? ये क्या हो जाएगी बच्चों? लाइन ऑफ मोशन। समझ में आई बात? अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो लाइन ऑफ मोशन बनेगा नहीं। ठीक, अब दूसरा चीज लिखिए लाइन ऑफ इंपैक्ट। क्या लिखिए बच्चों? लाइन ऑफ इंपैक्ट। ठीक, अब देखो सपोज बच्चों ये जमीन है, क्या है ये? जमीन, और इस पे एक बॉल आके गिरी। इस पे कौन आके गिरी? बॉल आके गिर रही है ऊपर से, ठीक, और वर्टिकली ऐसे आके गिरी। ठीक है, तो बच्चों कैसे आके गिरी उससे कोई मतलब नहीं है, दोनों को टकरवा देना है।
दोनों का क्या करा देना है, कलीजन। अब जब आप कलीजन करोगे ना तो दो लाइनें यहां पर आपको दिखेंगी। वो दो लाइनें क्या होंगी, एक जो दोनों सरफेसेस कांटेक्ट है उनका एक कॉमन टेंजेंट बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, कॉमन टेंजेंट। तो बताओ कॉमन टेंजेंट यही होगा, यही वाली लाइन, ये होगा कॉमन टेंजेंट। और कॉमन टेंजेंट जो है, दोनों जब कांटेक्ट में आएंगे, कॉमन टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक लाइन बनाना है। क्या लाइन बनाना है, परपेंडिकुलर। तो ये क्या बनी, एक परपेंडिकुलर लाइन। तो जो सरफेसेस कांटेक्ट में आते हैं, जब सरफेसेस क्या में आते हैं बच्चों, कांटेक्ट में आते हैं, तो कांटेक्ट में आने के बाद, कांटेक्ट में आने के बाद जो कॉमन टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन बनती है जिसको बोलते हैं कॉमन नॉर्मल, इसी को क्या बोला जाता है, लाइन ऑफ इंपैक्ट। क्लियर है। और जो मोमेंटम मोमेंटम का कंजर्वेशन होता है वो इसी लाइन के अलॉन्ग होता है, इसलिए पढ़ रहे हैं लाइन ऑफ इंपैक्ट। ठीक है, कलीजन का जो इंपल्स है वो इसी डायरेक्शन में लगता है, लाइन ऑफ इंपैक्ट, इसीलिए इसको बोलते हैं लाइन ऑफ इंपैक्ट। ठीक है, समझ में आया। तो बच्चों अब एक और सिचुएशन बनाता हूं मैं आप लोग के लिए। सपोज ये एक लाइन है, इंक्लाइन प्लेन, और एक ऑब्जेक्ट है, कहाँ गया रे भाई, ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब बताओ ये कैसे भी आगे टकरा सकता है, इधर से आगे टकरा सकता है, ऊपर से आगे टकरा सकता है, हॉरिजॉन्टल आगे टकरा सकता है, अभी तो देखे ही अलग अलग केस। अब बताओ यहां पर कॉमन नॉर्मल क्या बनेगा, कॉमन टेंजेंट ये बनेगा, कॉमन टेंजेंट ये बनेगा, और कॉमन नॉर्मल क्या बनेगा, ये बनेगा। तो लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या होगी, ये क्या होगी बच्चों, लाइन ऑफ इंपैक्ट। तो ये दोनों चीजें समझ में आएगी नहीं है, तो लिखो when two objects collide, when two objects collide, a line which is perpendicular to their common tangent, when two objects collide, a line which is perpendicular to their common tangent is called line of impact, is called line of impact। when two objects collide, है ना, तो टेंजेंट बना देंगे कॉमन सरफेस का, और कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी उसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ इंपैक्ट। लाइन परपेंडिकुलर टू द कॉमन टेंजेंट इज कॉल्ड लाइन ऑफ इंपैक्ट। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब बच्चों दो टाइप के कलीजन होते हैं, ये लाइन ऑफ इंपैक्ट और लाइन ऑफ मोशन का डायरेक्शन के हिसाब से। ठीक है, देखो मैं दो सिचुएशन ले रहा हूं। अभी ये एक सरफेस है और एक ऑब्जेक्ट क्या है, इस पे ऐसे आ रहा है, ये जो वेलोसिटी है इसकी इस सरफेस के परपेंडिकुलरली ही है, ये ऐसे आ रहा है। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो ये जो लाइन बनेगी वो क्या होगी, लाइन ऑफ मोशन। ये जो लाइन होगी क्या होगी, लाइन ऑफ मोशन। अब जब ये इसके साथ कांटेक्ट में आ जाएगा बच्चों, कांटेक्ट में आ जाएगा, तो ये कॉमन टेंजेंट बनेगा, और कॉमन नॉर्मल क्या बनेगा, यही लाइन। यही लाइन क्या होगी, लाइन ऑफ इंपैक्ट। तो जब लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इंपैक्ट बच्चों दोनों एक दूसरे से कोइंसाइड करें, दोनों एक दूसरे से क्या करें, कोइंसाइड करें, मतलब दोनों एक दूसरे के अलोंग हो, तो हम लोग बोलेंगे ये जो कलीजन है वो कैसा है, सेंट्रल कलीजन या हेड ऑन कलीजन, सेंट्रल कलीजन या हेड ऑन कलीजन। अब आपको समझ में आ रहा है, ये गोटी ऐसी थी बच्चों, ये इसका सेंटर था, ठीक, आपने स्ट्राइकर रखा ऐसा, ये इसका सेंटर था, ठीक, तो आपने क्या किया, वेलोसिटी को इसके सेंटर की तरफ ही पॉइंट किया, इसकी वेलोसिटी का सेंटर को इसके सेंटर की तरफ पॉइंट किया। तो जब ये दोनों आपस में टकराएंगे तो ये होगा कॉमन सरफेस, कॉमन टेंजेंट, और ये क्या बनेगा, कॉमन नॉर्मल। तो जो वेलोसिटी का डायरेक्शन था या लाइन ऑफ मोशन था वो लाइन ऑफ इंपैक्ट के क्या हुआ, अलोंग। तो इस कलीजन को क्या बोला जाएगा, हेड ऑन कलीजन। क्या बोला जाएगा, हेड ऑन कलीजन। तो नीचे लिख लीजिए, व्हेन लाइन ऑफ मोशन इज अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट, व्हेन लाइन ऑफ मोशन is along line of impact, the collision is
सेंट्रल और हेड ऑन कलीजन. द कलीजन इज सेंट्रल और हेड ऑन कलीजन. आ रही बात समझ में? अब बच्चों एक दूसरा केस लेते हैं, ऑब्लिक इंपैक्ट का. कैसा? ऑब्लिक इंपैक्ट या ऑब्लिक कलीजन. अब सपोज ये एक इंक्लाइंड प्लेन बनाया मैं और इसके ऊपर से एक क्या ड्रॉप हो रही है? बॉल. अब बॉल ड्रॉप हो रही है. बॉल अगर ड्रॉप हो रही है बच्चों तो उसका लाइन ऑफ मोशन क्या रहेगा? ये होगा ना, क्योंकि वो तो नीचे आएगी वर्टिकली. ठीक. तो जब ये जिस समय टकराई, जिस समय ये बॉल क्या करी, इंक्लाइंड प्लेन से ये नीचे आई और इंक्लाइंड प्लेन से ये टकराएगी. सपोज ये इसका सेंटर नीचे आया और ये इंक्लाइंड प्लेन से भी टकरा रही है ऐसा. ठीक. अब बताओ इस वक्त भी इसका जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो क्या रहेगा? ऐसा डाउनवर्ड रहेगा लाइन ऑफ मोशन जस्ट टकराने से पहले. ये तो रेस्ट पे है तो दूसरे का तो मोशन है ही नहीं, है ना. अब बताओ कॉमन टेंजेंट क्या बन रहा है? कॉमन टेंजेंट यही लाइन है और कॉमन नॉर्मल क्या बन रहा है? ये है. तो लाइन ऑफ इंपैक्ट और लाइन ऑफ मोशन क्या दोनों एक दूसरे से इंटरसेक्ट हो रहे हैं? तो ऐसा कलीजन क्या होगा? ऑब्लिक कलीजन. कैसा होगा बच्चों? ऑब्लिक कलीजन. आ रही बात समझ में? पक्का? जैसे सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है और ये एक ऑब्जेक्ट है. ठीक. थोड़ा बड़ा बना देते हैं, है ना. अब देखो ये सपोज इसका सेंटर है, ये इस तरफ जा रहा है और ये इस तरफ जा रहा है. ये दोनों ऐसे जा रहे हैं. ठीक. तो ये दोनों का क्या हो गया? लाइन ऑफ मोशन. अब ये क्या हुआ? जैसे आप इस ऑब्जेक्ट को उठा के इधर ले आएंगे, इधर सीधा जा रहा है, ये ऐसे आ गया. तो अभी भी इसका लाइन ऑफ मोशन क्या है? टकराने से पहले इधर है. और लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या हो जाएगा बच्चों? क्योंकि स्पीयर है तो दोनों का क्या को जोड़ दो? सेंटर्स को जोड़ दो, क्योंकि ये बनेगा कॉमन सरफेस. तो ये क्या हो गया बच्चों? ये इनका लाइन ऑफ मोशन है. दोनों का क्या है? लाइन ऑफ मोशन. और लाइन ऑफ मोशन क्या लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलॉन्ग है? नहीं. तो ये कलीजन कैसा हुआ? ऑब्लिक कलीजन. आ रही बात समझ में? ये हुआ लाइन ऑफ इंपैक्ट और ये क्या हुआ? लाइन ऑफ मोशन. आ रही बात समझ में? तो लाइन ऑफ मोशन जब लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलॉन्ग ना रहे तो ऐसे कलीजन को क्या बोला जाता है बच्चों? ऑब्लिक कलीजन. समझ में आया कि नहीं है बात? पक्का? बढ़े आगे. चलिए अब हम लोग वापस आते हैं अपने एनर्जी वाले कलीजन पे. ठीक है. कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का है भाई. हाँ, पहले क्या पढ़ते हैं बच्चों? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. उसके बाद सवाल बनाएंगे. ठीक. तो बच्चों एनर्जी कंसिडरेशन के हिसाब से मैंने आपको ये बताया कि क्या होता है कलीजन में. दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अप्रोच करते हैं. अप्रोच करने के बाद वो डिफॉर्म होते हैं. डिफॉर्म होने के बाद वापस रिफॉर्म होते हैं, फिर एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं. तो अप्रोच होता है, सेपरेशन होता है और बीच में क्या होता है? इंपैक्ट. ठीक. और ये जो इंपैक्ट का समय है अप्रोच और सेपरेशन के बीच में, ये बहुत छोटा होता है. ठीक. अब बच्चों कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन तब काम पे आता है जब आपका क्या हो? इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन के बराबर ना हो. भाई जितना इंपल्स डिफॉर्मेशन के टाइम पे कम हुआ या बढ़ा या जो भी चेंज हुआ वो इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन के दौरान उतना ना हो. तो हम लोग बोलेंगे कि एनर्जी का कुछ ना कुछ लॉस हुआ या एक परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गया होगा. तो हम लोग बोलेंगे कि एक कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आएगा विच इज अ रेशियो बिटवीन इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन divided by impulse of deformation. Impulse of reformation divided by impulse of deformation. तो इस कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का बच्चों कोई यूनिट नहीं है, ये एक रेशियो है. क्या रेशियो है? ठीक. और जनरली कलीजन्स में और ये सब में इसकी वैल्यू जो रहती है वो 1 रहती है या 1 से छोटी रहती है. 1 रहेगी या 1 से छोटी. ठीक है. अब इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन बाय इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, या इसका एक और फॉर्मूला है बच्चों, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. ठीक. तो हम लोग बच्चों अगर सपोज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 है, मतलब ऐसा मान लो कि इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन बराबर है, तो हम लोग क्या पढ़े? कलीजन इज परफेक्टली इलास्टिक.
तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, एक तो कंजर्वेशन मोमेंटम का इक्वेशन लिख लेंगे। अब उसमें दो अननोन रहते हैं जनरली, फाइनल वेलोसिटी दोनों की क्या रहती है, अननोन। तो हमको एक इक्वेशन और लगेगा ना, तो जो एक इक्वेशन और लगेगा हम लोग कौन सा यूज करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे, ये वाला, या ये या तो आ रही बात समझ में, जनरली ये यूज करते हैं। ठीक, तो एक इक्वेशन इससे आता है, एक इक्वेशन कंजर्वेशन मोमेंटम से आता है, दो इक्वेशन दो अननोन रहता है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। लेकिन क्वेश्चन में ई देना है या बता देना है कि टाइप ऑफ कलीजन कैसा है। क्लियर है बात। अब ई की वैल्यू के हिसाब से हम लोग लिख लेते हैं कौन सा कलीजन किस टाइप का होता है। तो लिखिए बच्चों, देखो है ना, पहले तो क्या लिखा है, नोट इज इंडिपेंडेंट ऑन द शेप एंड मास ऑफ द ऑब्जेक्ट बट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल। कि मास और शेप कैसा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मटेरियल से फर्क पड़ता है कि मटेरियल जो आपस में टकरा रहे हैं वो कैसे हैं, प्लास्टिक है कि इलास्टिक है। क्योंकि प्लास्टिक एक बार डिफॉर्म हो जाए तो वापस रिफॉर्म हो पाता है नहीं, तो परमानेंट हो जाता है। क्लियर बात। लेकिन अगर आप क्या करेंगे, एक रबर या कोई ऐसी चीज ले लें जिसका इलास्टिक कोफिशिएंट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इलास्टिक मटेरियल है, तो वो डिफॉर्म होने के बाद वापस भी रिफॉर्म होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ऐसी चीजों पर डिपेंड करेगा। क्लियर बात। मास पे नहीं, किस पे नहीं, मास पे नहीं। अब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज कांस्टेंट फॉर टू पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स, है ना, यानी जो भी दोनों इंपैक्ट में आ रहे हैं वो दोनों के लिए क्या रहेगा, उनके लिए डिफाइन होगा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ऐसा नहीं है कि किसी एक के लिए डिफाइन है। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों पेयर के लिए काम करता है, वैसे ये दोनों पेयर के लिए है। दो रबर के बॉल के बीच में जो ई होगा, जरूरी नहीं कि एक रबर के बॉल और एक प्लास्टिक की बॉल के बीच में उतना हो। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो ये जो कोलाइड हो रहे हैं दो ऑब्जेक्ट्स, वो पेयर के लिए एक कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है विच इज कांस्टेंट। ठीक है। अब अगर E1 है बच्चों, तो इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन क्या होगा, सेम। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगी, सेम। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, कंजर्व्ड। और कलीजन का नाम क्या होगा, इलास्टिक कलीजन। समझ में आया कि नहीं है। ठीक, ई का फॉर्मूला ये ना, इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन बाय डिफॉर्मेशन। तो 1 कब आएगा, जब दोनों क्या होंगे, बराबर। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, दोनों बराबर होंगे तभी तो 1 आएगा। और ऐसे में काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व्ड, कि जितना डिफॉर्मेशन इंपैक्ट के दौरान हुआ उतना ही वापस से रिफॉर्मेशन हो गया, तो कोई एनर्जी का लॉस नहीं। अगर ई का वैल्यू 0 है, मतलब रिफॉर्मेशन हो ही नहीं पाया, रिफॉर्मेशन हो ही नहीं पाया, डिफॉर्मेशन तो हुआ, रिफॉर्मेशन हो ही नहीं पाया, तो इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन क्या हो गई, 0। अप्रोच तो दोनों ने किया किसी वेलोसिटी से, दोनों के बीच कुछ रिलेटिव वेलोसिटी थी अप्रोच के दौरान, लेकिन सेपरेट हो पाए, दोनों की वेलोसिटी कॉमन हो गई, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो गई, 0। ऐसे में काइनेटिक एनर्जी क्या कंजर्व्ड रहेगी, नहीं। और ऐसे को बोलते हैं बच्चों परफेक्टली इनइलास्टिक कलीजन या प्लास्टिक कलीजन। ठीक, परफेक्टली इनइलास्टिक कलीजन या प्लास्टिक कलीजन। क्लियर बात। और अगर बच्चों 0 से लेके 1 के बीच में है, तो इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन यानी जितना डिफॉर्म हुआ उतना रिफॉर्म हो पाया नहीं, तो इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन छोटा रहेगा, इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन बड़ा रहेगा। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन छोटी रहेगी, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ज्यादा रहेगी, और काइनेटिक एनर्जी इसमें भी कंजर्व्ड नहीं होगा। और ऐसे कलीजन जो बीच के होते हैं, इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक के बीच, उसको बोलते हैं बच्चों इन इलास्टिक कलीजन। तो इन इलास्टिक कलीजन में हमेशा 0 से 1 के बीच में एक ई की वैल्यू आ जाती है। तो क्वेश्चन बनाते समय क्वेश्चन में अगर इलास्टिक बोला है तो ई का वैल्यू 1 ले लेंगे, इन इलास्टिक बोला है तो 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू ले लेंगे, और अगर प्लास्टिक बोला है तो ई का वैल्यू क्या ले लेंगे, 0। या परफेक्टली इनइलास्टिक बोला तो सैड सॉन्ग हो जाएगा। हाँ चल रहा है, बहुत बढ़िया, लेकिन बंद मत हो जाए बीच में यार। चलिए बढ़े आगे बच्चों, एक सवाल बना लेते हैं। एक सवाल कैसे, इसमें ई का यूज नहीं हो रहा है लेकिन मैं बता भी दूंगा ई का यूज कैसे हो रहा है। देखो क्या बोला है, अ बुलेट ऑफ मास कितना m1 इज फायर्ड इनटू अ लार्ज ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ मास m2, ठीक, सस्पेंडेड फ्रॉम सम हाइट, सस्पेंड करके रखे थे बच्चों। तो क्या हुआ, द बुलेट एम्बेड्स इन द ब्लॉक। एम्बेड्स का मतलब बताओ, कलीजन कैसा है, इलास्टिक इनइलास्टिक की परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। एम्बेड हो गया मतलब अप्रोच किए सेपरेट नहीं हुए, तो बच्चों सबसे बढ़िया क्या लिख लो, ई का वैल्यू 0। तो यहां पर कंजर्वेशन एनर्जी लगा सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी लगा सकते क्या, नहीं लगा सकते। लेकिन एक चीज बढ़िया हो गई कि दोनों सेपरेट हो ही नहीं, मतलब दोनों का वेलोसिटी क्या हो गया, फाइनल कॉमन। क्लियर है। तो बच्चों हम लोग को कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है, बुलेट जस्ट टकराने वाली थी
और बुलेट जस्ट पूरी जाके घुस गई है, दोनों का वेलोसिटी क्या हो गया, कॉमन। फिर उसके बाद ये ऊपर जाएगा, वो अलग कांड है। आ रही बात समझ में? हमको बस इंपैक्ट को पहले क्या करना है, पढ़ना है। आपको एक क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, वैसे ही बनेगा। देखो ये बात समझ में आई कि नहीं? अब हम लोग क्या करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं, अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो बच्चों m1 मास की बुलेट थी और वो u वेलोसिटी से जा रही थी, तो उसका वेलोसिटी कितना होगा, m1 इंटू यू। मोमेंटम क्या होगा, m1 इंटू यू। ये जो था m2 मास वो लटका हुआ था, तो इसका मोमेंटम क्या होगा, 0। फाइनली दोनों आपस में क्या हो गए, एम्बेड हो गए, तो दोनों का वेलोसिटी क्या हो गया, कॉमन। तो m1 का वेलोसिटी भी v हो गया और m2 का वेलोसिटी भी क्या हो गया, v। ये जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट की बात कर रहा हूं, क्लियर बात? तो बच्चों यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये v निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्या आएगा बच्चों, m1u बाय m1 प्लस m2। ये समझ में आया कि नहीं आया? ये आ गया v, कॉमन वेलोसिटी। अब सिचुएशन क्या है, अब सिचुएशन ये है कि ये ब्लॉक m2 में ये बुलेट जो है एम्बेड हो गई और दोनों की वेलोसिटी इतनी है। अब ये सिंपल क्या का क्वेश्चन हो गया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्वेश्चन हो गया, ये वर्क एनर्जी थ्योरम का क्वेश्चन हो गया ना। अब पूछा ये कितने हाइट तक चढ़ेगा, कितने हाइट तक चढ़ेगा। तो बच्चों ये कब तक चढ़ेगा, जब तक इसकी काइनेटिक एनर्जी। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देना है, जो इसमें इंपैक्ट का कोई लेन देन नहीं है। अब वो फोर्सेस जो काम कर रही हैं, कौन सी फोर्सेस, नॉन इंपल्सिव फोर्सेस, उसका ठेका करना है। बस वेलोसिटी निकालने के लिए, जस्ट ये जब एम्बेड हो गई तो उस वक्त दोनों को वेलोसिटी जो मिलेगी वो निकालने के लिए हम लोग कलिजन का इस्तेमाल किए। बात समझ में आई कि नहीं? पक्का? तो अब बच्चों क्या करेंगे, ये करेंगे कि हाफ mv² कितने हाइट पे जाके 0 हो जाएगी। तो यहां से यहां h हाइट गई, तो अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो। तो क्या होगा बच्चों, हाफ m1 प्लस m2 इंटू v² क्या है, m1u बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ये बराबर होगा m1 प्लस m2 दोनों साथ में चल रहे ना, इंटू g इंटू h। बाकी वर्क डन बाय टेंशन वगैरह तो कुछ है नहीं, 0 है, वो सब आप जानते ही। पेंडुलम वाला मोशन में वर्क डन बाय टेंशन क्या होता है, 0, क्योंकि वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू फोर्स। अब तो m1 प्लस m2 का एक स्क्वायर से ये चीज कट गई और ये m1 प्लस m2 नीचे आ जाएगा, तो आएगा बच्चों m1 स्क्वायर u स्क्वायर बाय 2g m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा बच्चों आपका क्या, h। समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल। अब आप समझे आपको क्या करना बेटा, जब एम्बेड हो गई बुलेट, या एम्बेड नहीं उसमें तो आर पार हो गई, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा देना। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओगे तो आपको फाइनल वेलोसिटी ब्लॉक का पता चल जाएगा। अब आप ऐसे क्वेश्चन कितने बार बनाए हो कि एक रफ सरफेस है और इतनी इनिशियल वेलोसिटी दी है ब्लॉक को, तो कितने देर में रुकेगा वाला, क्या वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देना। वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट अब बनाते हैं बच्चों कुछ बढ़िया क्वेश्चन, लिखिए। अब ब्लॉक है ना, ब्लॉक कितने मास का, m1 मास का, कितना केजी, 2 kg। तो m1 2 kg का है बच्चों, इनिशियली क्या पे है, मूविंग विथ राइट विद वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड on a frictionless horizontal track, collides with a light spring attached to a second block of mass m2 which is 1 kg moving left to the speed of u2। ठीक, find the velocity of the block when the spring again comes to original length। मतलब हमको ये पूछा है इंपैक्ट के दौरान नहीं, कॉमन वेलोसिटी नहीं, जब इन दोनों सेपरेट हो गए तब हमको लगाना है। आ रही बात समझ में? तो बच्चों ये दोनों अप्रोच किए, चिपकेंगे, दूर जाएंगे, तो फोर्स हमेशा कैसे लगेगी, फोर्स हमेशा कैसी लगेगी, इंटरनल। फोर्स हमेशा कैसी लगेगी, इंटरनल। फोर्स अगर हमेशा इंटरनल लग रही है तो मोमेंटम का कंजर्वेशन लगा सकते हैं, क्योंकि kx जो इसमें लगेगा वो इसमें लगेगा ड्यूरिंग इंपैक्ट। आ रही बात समझ में? तो हम लोग क्या करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं। ये राइट, इसको पॉजिटिव लो और इसको क्या लो बच्चों, नेगेटिव। m1 का मास कितना, 2 kg, तो लगाना है अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो m1 का मास है 2 kg, वेलोसिटी है 4, इसका मास कितना है बच्चों, 1 kg। कितना दिया है, m2 का मास 1 kg, और इसकी वेलोसिटी कितनी है, -2, इसलिए यहाँ माइनस लिखा हूँ। आ रही बात समझ में, -2 है ना उस तरफ, ये आया। अब टकराने के बाद दोनों की क्या वेलोसिटी होती है मेरे को पता नहीं है, तो मैं लिख लेता हूँ इसकी हो जाती होगी v1, इसकी हो जाती होगी v2, मेरे को साइन भी नहीं पता।
मेरे को साइन भी नहीं पता, किधर होगा वो भी नहीं पता मेरे को, ठीक है। देखो तो क्या लिखता हूँ, आफ्टर कलीजन लिखता हूँ बच्चों, ये बिफोर कलीजन है, आफ्टर कलीजन लिखता हूँ m1 का मास कितना है 2 इंटू v1 प्लस 1 इंटू v2। ये बात समझ में आई कि नहीं, पक्का। अब 4 2 जा 8, 8 माइनस 2 6, तो यहां से एक फॉर्मूला आ गया बच्चों 2v1 प्लस v2 बराबर 6, ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। कहां से आए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम्स। अब बच्चों बात करते हैं, स्प्रिंग कलीजन होने के दौरान क्या होगा, डिफॉर्म होगा, और वापस जब ये रिफॉर्म होगा और ओरिजिनल शेप में आ गया, मतलब जितना डिफॉर्मेशन हुआ उतना ही हुआ कि नहीं हुआ, कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया क्या, नहीं। तो ये किसका केस है, e बराबर 1 का केस है कि e बराबर 0 या बीच वाले का, ये e बराबर 1 का केस है। तो बच्चों हम लोग लिखेंगे e बराबर 1, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या हो जाएगा यहाँ 1। अब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अगर 1 है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बराबर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये बात समझ में आई कि नहीं बच्चों। अब वेलोसिटी ऑफ क्या लिखते हैं, पहले अप्रोच लिखते हैं, क्या लिखते हैं बच्चों, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये 4 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा था, ये 2 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा था, तो m1 m2 को कितने वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा था, 4 + 2, रिलेटिव वेलोसिटी निकालना और कुछ नहीं, तो क्या लिखेंगे बच्चों 4 + 2 विच इज 6 मीटर पर सेकंड। ये बात समझ में आई कि नहीं। अब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन देखते हैं, तो मैंने बोला टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी v1 थी, इसकी वेलोसिटी क्या थी v2, इसकी वेलोसिटी v1 और इसकी वेलोसिटी v2, तो सेपरेशन किसी वेलोसिटीज होगा, सेपरेशन होगा मतलब जाहिर सी बात है v2 का वैल्यू बड़ा होना चाहिए, v1 का वैल्यू छोटा होना चाहिए, तो क्या होगा v2 माइनस v1, क्योंकि दोनों को एक ही तरफ माना हो भी, तो v2 माइनस v1, तो ये लिखेंगे, ये आ गया बच्चों इक्वेशन नंबर 2। बात समझ में आई कि नहीं। एक आया 2v1 प्लस v2 बराबर 6 और एक आया v2 माइनस v1 बराबर 6, क्लियर बात। अब सपोज अपने को v2 निकालना है, तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों को क्या कर देते हैं बच्चों माइनस, ये दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं माइनस, तो v2 माइनस v2 क्या हो गया 0, 2v1 माइनस v1 क्या हो गया बच्चों 0 आ गया। तो हो सकता है रेस्ट पे आ गया हो पहला वाला, हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है, ठीक। तो 2v1 माइनस ये हो गया, तो ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, और दूसरा क्या आ गया 3। एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, नहीं वो साइन का भी उल्टा सीधा में लगाया हो सकता हूँ, साइन तो मैं उल्टा सीधा लगाते ही हूँ, आप तो जानते हो बचपन से। सही है, क्या है बच्चों सही, डराते हो साले तुम लोग है ना। तो देखो, तो यहां से बच्चों ये क्या आ गया 2v1 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो क्या आ गया बच्चों 3v1 बराबर 0, तो v1 का वैल्यू क्या आ गया 0, मतलब पहला वाला ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा रेस्ट पे आ जाएगा, और v2 क्या होगा, अब भाई v1 बराबर 0 हो गया, तो v2 बराबर क्या आएगा 6 मीटर पर सेकेंड, तो v2 का वैल्यू कितना होगा 6 मीटर पर सेकेंड। बच्चों कैसे बनाना है समझ में आया कि नहीं है। तो क्या लगाना है E बराबर 1, क्यों, क्योंकि जितना डिफॉर्मेशन हुआ उतना ही रिफॉर्मेशन हो गया, तो E बराबर 1 लेंगे, तो क्या लगा दिया वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बराबर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक। तो साइन के साथ लिखना है बच्चों, याद रखना है, ये साइन का उल्टा सीधा करोगे तो आंसर क्या आएगा गलत, वैसे समझ में आ जाएगा जब आंसर गलत आते रहेगा तो, ओके पक्का। अगर ये पूछता कि मैक्सिमम कंप्रेशन कितना हुआ तो क्या करते, ये वाला मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम बराबर क्या ले लेते कॉमन वेलोसिटी, क्या ले लेते बच्चों कॉमन वेलोसिटी, कॉमन वेलोसिटी मतलब दोनों मास जुड़ जाते तो 3 किलो इंटू वी कर देते, ठीक। तो यहां से वी आ जाता, फिर क्या करते चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जितना भी हुआ प्लस स्प्रिंग में जो एनर्जी स्टोर हुआ ये लेते, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस कंप्रेशन इन स्ट्रिंग, आ रही बात समझ में। तो वहां से हाफ के एक्स स्क्वायर निकल जाता। बढ़े आगे बच्चों, अगला सवाल बनाते हैं। देखो, अ बॉल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम अ हाइट ऑफ h बराबर 0, तो एक बॉल जमीन में गई टपाक, ठीक है। देखो तो कितने हाइट से रिलीज किया उसको h0 हाइट से रिलीज किया, ठीक है। इट कोलाइड्स विद द हॉरिजॉन्टल इलास्टिक इन इलास्टिक फ्लोर, मतलब ना प्लास्टिक है
ना ही इलास्टिक है, बीच का है, तो एक कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आएगा। फ्लोर many times and finally stops. If the coefficient of restitution is e, find the velocity of the ball just after nth collision. पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, nth collision. किसके बाद? nth collision के बाद। चलिए देखते हैं बच्चों, देखो कितने हाइट से छोड़े? h0। तो हमको बच्चों यहां से मोमेंटम कलीजन चालू करना है कि जस्ट इंपैक्ट से पहले और इंपैक्ट के बाद? इंपैक्ट से पहले और इंपैक्ट के बाद ही कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं। तो हम लोग बॉल को जमीन पे पहुंचा देते हैं। अब जमीन में पहुंचने से जस्ट, टकराने से जस्ट पहले क्या होगा? वेलोसिटी डाउनवर्ड। तो इसकी वेलोसिटी लिखते हैं बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी जो होगी डाउनवर्ड, और कितनी होगी? √2gh0। ये बात समझ में आएगी नहीं? ठीक। अब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या बराबर होगा? क्यों? जमीन इनइलास्टिक है। तो हम लोग लिखते हैं बच्चों, ये समझ में आया ना कहां से लिखें? अब लिखते हैं E बराबर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो क्या होगा बच्चों? ये E का वैल्यू तो E ही रखेंगे। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा? भाई टकराने से पहले इसका वेलोसिटी था √2gh0, और जस्ट टकराने के बाद इसका वेलोसिटी ऊपर हो जाएगा, क्योंकि जमीन तो चलती नहीं है, तो यही ऊपर जाएगी, तभी तो सेपरेट होंगे दोनों। तो इसका वेलोसिटी पहली कोलिजन के बाद v1 लिख देते हैं, पहले कोलिजन के बाद v1। बात समझ में आएगी नहीं? तो v1 से गई, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो जाएगी क्या? v1 अपवर्ड है ना, याद रखना अपवर्ड। और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी थी? 2gh। कितने से अप्रोच किए? 2gh। तो क्या लिखेंगे? √2gh0। ठीक। तो बच्चों बताओ v1 का वैल्यू क्या आ जाएगा? E √2gh0। ये समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? अब बच्चों एयर रेजिस्टेंस तो कुछ लग नहीं रहा, अपवर्ड वेलोसिटी है E टाइम्स √2gh0। तो भाई ये उतना हाइट तो जाएगा नहीं, h0 बाई E टाइम्स ही जाएगा। E टाइम्स कम हो गया ना इसका हाइट, तो अब ये ऊपर जाएगा फिर वापस आएगा। तो जो वेलोसिटी अपवर्ड से फेंकते हैं वापस पॉइंट पे पहुंचती है, तो उतनी डाउनवर्ड वेलोसिटी रहती है, गिवन की एयर रेजिस्टेंस ना लग रहा हो। पढ़े ये भी चीज? तो फिर सेकंड कलीजन से जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी? सेकंड कलीजन से जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड क्या रहेगी? इतनी ही रहेगी। और अपवर्ड कितनी होगी? फिर से क्या लगाएंगे? वही। तो फिर से क्या लगाएंगे बच्चों? ऐसा, ये लिखेंगे v2 दूसरे कलीजन के बाद इसकी अपवर्ड वेलोसिटी, ये होगी वेलोसिटी ऑफ ऐसे E बराबर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अब हो गई v2, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो गई? v2, और अप्रोच क्या हो गई? E 2gh0। तो बच्चों v2 कितना हो जाएगा? E स्क्वायर 2gh0। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो v1 v2 v3 क्या हो जाएगा? E क्यूब 2gh0। v4 क्या हो जाएगा? E क्यूब। तो nth कलीजन के बाद क्या होगी बच्चों वेलोसिटी? तो आफ्टर nth कलीजन वेलोसिटी vn बराबर होगी e का पावर n 2gh0। ये बात समझ में आएगी नहीं? पक्का? क्लियर है? ऐसे एक क्वेश्चन था बच्चों आप लोग को दे था, उसमें दे दिया था कि h इतना हो जाता है, उसको भी ऐसे ही निकाले थे अपन nth वाला। नेक्स्ट, हाँ अगला, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ये यही चीज, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल आफ्टर nth कलीजन, कितना डिस्टेंस कवर हुआ ये निकालना है। तो बच्चों सबसे पहले तो कितना नीचे आया वो? h0 लिखते हैं ना, डिस्टेंस कवर्ड लिखते हैं, टोटल डिस्टेंस। तो सबसे पहले वो कितना नीचे आया? h0। डिस्टेंस हमेशा ऐड होता है। फिर जो उसको वेलोसिटी मिली E इंटू √2h0, E इंटू 2h0, उतना ही वो ऊपर जाएगा, फिर उतना ही वापस नीचे आएगा। क्लियर बात? अब आप बताओ बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी v स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है? u स्क्वायर प्लस 2as। तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी क्या लेंगे? E स्क्वायर 2gh0, क्योंकि पहले कलीजन के बाद अपवर्ड वेलोसिटी क्या थी? E इंटू 2gh0 प्लस 2 माइनस लेंगे, एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा, माइनस 2gh। ये h क्या है? पहले कलीजन के बाद ये जितना हाइट चढ़ा। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या आएगा h1 में? E स्क्वायर
जी एच नॉट, क्या जाएगा बच्चों, ई स्क्वायर जी, और जी भी कट जाएगा, जी भी कट जाएगा, तो क्या जाएगा बच्चों, ई स्क्वायर एच नॉट। आ रही बात समझ में, ई स्क्वायर एच नॉट। तो ई स्क्वायर एच नॉट ऊपर गया पहले, फिर ई स्क्वायर एच नॉट नीचे भी आएगा, तो क्या लिखेंगे, 2 ई स्क्वायर एच नॉट। बात समझ आई, पक्का। फिर बच्चों तीसरे कलीजन के बाद क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी जीरो होना है, अब वेलोसिटी क्या होगी, ई स्क्वायर अंडर रूट 2h, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ई का पावर 4, ई का पावर 4 2g एच नॉट, ये आएगा, माइनस 2g h2, ये दूसरे कलीजन के बाद कितना हाइट गया, तो बेसिकली इसको भी इक्वेट करेंगे, 2g से 2g कट जाएगा, क्या आएगा बच्चों, ई का पावर 4 एच नॉट, तो यहाँ क्या आएगा, और 2 भी आएगा क्या, हाँ 2 भी आएगा, 2 क्यों आएगा भाई, जितना ऊपर गया उतना ही नीचे आएगा, तो 2 ई का पावर 4 एच नॉट। वैसे क्या आएगा, 2 ई का पावर अगला 6 स्क्वायर होगा, तो क्या आएगा, ई का पावर 6, तो 2 ई का पावर, नहीं ना, अरे 0 बराबर तीसरे के बाद 2 ई क्यूब होगा, तो ई क्यूब का स्क्वायर क्या होगा, 6 होगा ना, माँ कसम भाई, है ना, हरी बात समझ में, तो क्या होगा, 2 ई का पावर 6 एच नॉट। सिमिलरली ऐसा चलते जाएगा, ये बात समझ में आएगी नहीं। अब बच्चों एच नॉट को क्या ले लेते हैं, कॉमन, यहाँ आएगा 1 प्लस, अब इधर पूरे से 2 कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन लेते हैं बच्चों, 2। तो बच्चों कॉमन रेशियो क्या रहा है, ये दोनों को डिवाइड करोगे तो 2 को भी कॉमन मत लो, भाड़ में जाए, इसको ऐसे ही रखो, 2 को भी कॉमन मत लो, क्या रहा है, ई स्क्वायर, क्या ई स्क्वायर ही आ रहा है, बस क्या रहा है बच्चों, ई स्क्वायर, तो कॉमन रेशियो कितना है, ई स्क्वायर, कॉमन रेशियो ई स्क्वायर है, फर्स्ट टर्म क्या है, 2 ई स्क्वायर एच नॉट, फर्स्ट टर्म क्या है, 2 ई स्क्वायर एच नॉट। बताओ भाई, सम टू इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ, ये क्या हो गया, जीपी हो गया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, क्या होता है, 1 बाई ए माइनस आर, यही होता है ना, ए बाई 1 माइनस आर, हाँ वेरी गुड थैंक यू, तो ए बाई 1 माइनस आर, तो ए कितना है, ए कहाँ है रे भाई, ए 2 ई स्क्वायर एच नॉट 1 माइनस आर, एच नॉट क्यों नहीं आएगा, हाँ एच नॉट क्यों आएगा, तुम लोग कुछ भी करवाते हो मेरे से, हाँ ये बात समझ आएगी नहीं बच्चों। अब क्या ले लेते हैं, एलसीएम, तो ऊपर क्या जाएगा बच्चों, एच नॉट, और ये 1 प्लस ई माइनस ई स्क्वायर जाएगा, तो माइनस ई स्क्वायर प्लस 2 ई स्क्वायर कितना होगा, 1 प्लस ई स्क्वायर बाय 1 माइनस ई स्क्वायर। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, हाँ अच्छा, तो एन सम टू एन टर्म्स लिखना पड़ेगा, तो एन टर्म्स का रेशियो क्या होता है बच्चों, ए का पार आर, तो ये लिख लेना, ठीक है बस, हाँ नहीं, लेकिन इसमें इनफाइनाइट ही लेंगे, क्या लेंगे, इनफाइनाइट, क्योंकि अपने को क्या बोला है क्वेश्चन में, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल बोला है, ऐसा थोड़ी बोला है कि nth कलीजन के बाद, हमको बोला है टोटल डिस्टेंस कवर्ड ना, वो तो पहले क्वेश्चन में बोला था nth कलीजन के बाद वेलोसिटी, तो अभी nth के बाद थोड़ी पूछा है, अभी क्या के बाद पूछा है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस मतलब पूरा जब शांत हो जाए तब तक का, आ रही बात समझ में, तो क्या लेंगे, इन्फिनिटी, ठीक है, आ रही बात समझ में। नेक्स्ट, टोटल टाइम आफ्टर विच द बॉल स्टॉप्स बाउंसिंग, अब टाइम कैसे निकालेंगे, अभी बच्चों हाइट का जीपी बनाए, फिर क्या का जीपी बनाएंगे, टाइम का, ऊपर जाने में कितना समय लगा, नीचे आने में उतना ही समय लगेगा, तो 2t करेंगे, और पहला वाला टाइम t0 ले लेंगे और उससे सॉल्व करेंगे, आ जाएगा बच्चों ये चीज़, पक्का। तो ये थर्ड वाला पार्ट आप लोग खुद बना लोगे, ये बनाना जरूर, ऐसे वाले 2 क्वेश्चन आते भी हैं फिर, ठीक है, बढ़े आगे। नेक्स्ट, अगला, अब एक ऑब्लिक कलीजन का सवाल देखते हैं, क्या सवाल देखते हैं बच्चों, ऑब्लिक कलीजन, ठीक, मैं बोल रहा हूँ ऑब्लिक, आप लोग अभी नहीं बोलिए ऑब्लिक, क्योंकि आप लोग को पता थोड़ी कि ऑब्लिक है कि नहीं है। देखिए, a smooth ball of mass m strikes an inelastic smooth floor with velocity u at an angle theta with the normal to the floor if the coefficient restriction is e, determine the rebound velocity and the angle of rebound of the particle। ठीक, घबराना मत। देखो, क्या हम लोग को यहां और यहां एनालाइज करना है, नहीं, हमको एनालाइज करना है टकराने से जस्ट पहले, टकराने के जस्ट बाद। देखो
ये बनाते हैं बच्चों ऐसा, ये बॉल यहां आके टकराई, बॉल यहां आके टकराई, तो टकराने के जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी ऐसी थी u, क्या दिया है क्वेश्चन में, u, ठीक। अब बताओ लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या होगा, ये होगा ना लाइन ऑफ इंपैक्ट, क्यों, क्योंकि ये कॉमन नॉर्मल हुआ और ये सॉरी कॉमन टेंजेंट हुआ और ये कॉमन नॉर्मल, तो लाइन ऑफ इंपैक्ट तो वर्टिकल है, तो लाइन ऑफ इंपैक्ट वर्टिकल हो गया। तो लाइन ऑफ इंपैक्ट और वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या सेम है, नहीं है, तो ये कौन सा कलीजन हो गया, ऑब्लिक कलीजन। क्या हो गया बच्चों, ऑब्लिक कलीजन। तो अब देखो ये मैं बनाया बॉल, ठीक, अब बॉल बनाया और ये हो गया लाइन ऑफ इंपैक्ट, ये समझ में, ये क्या हो गया लाइन ऑफ इंपैक्ट, और ये जो वेलोसिटी हो गया लाइन ऑफ इंपैक्ट से पहले कितना एंगल, थीटा से एट एन एंगल यू आर। क्या करना बच्चों, इसके दो कंपोनेंट करना, क्या करना, दो कंपोनेंट, एक हो जाएगा u cos थीटा और दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों, u sin थीटा होगा। वैसे मैं उल्टा लिख दिया हूं, ये एंगल थीटा होगा तो नीचे वाला क्या होगा, u cos थीटा और ये वाला क्या होगा, u sin थीटा। बात समझ में आई कि नहीं है बच्चों, जो इंपैक्ट की फोर्स लगती है वो लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग लगती है, जो इंपल्स लगती है वो किसके लगती है, लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग, और लाइन ऑफ इंपैक्ट के परपेंडिकुलर कोई भी फोर्स का हिस्सा नहीं होगा। तो जब लाइन ऑफ इंपैक्ट के परपेंडिकुलर मतलब कॉमन जो टेंजेंट बनाए उसके अलोंग कोई फोर्स नहीं लग रही, तो उसके अलोंग कोई वेलोसिटी या मोमेंटम चेंज होगा नहीं। तो टकराने के बाद भी, पहले u sin थीटा थी बॉल की वेलोसिटी, भाई टकराने के बाद भी इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो क्या रहेगी, u sin थीटा ही रहेगी, ठीक। लेकिन क्योंकि लाइन ऑफ इंपैक्ट वर्टिकल है तो इस अलोंग वेलोसिटी जो है वो चेंज होगी। क्लियर है बात, लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग इंपल्स लग रहा है तो उसके अलोंग वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। तो टकराने से पहले वेलोसिटी क्या थी, u cos थीटा, और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना है, e। तो क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, e बराबर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, लिख सकते हैं। तो देखो अप्रोच क्या वेलोसिटी क्या था, u sin थीटा तो सरफेस के पैरेलल थी तो अप्रोच नहीं, अप्रोच कौन करा रहा है, u cos थीटा, तो क्या लिखेंगे, u cos थीटा, ये लिखेंगे। अब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, जमीन तो सेपरेट हो नहीं रही है, सेपरेट किसके कारण हो रहा है, बॉल ही का वर्टिकल वेलोसिटी का, तो बॉल का वर्टिकल वेलोसिटी क्या लिख लेते हैं, v, ठीक। तो ये v का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, eu cos थीटा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, मतलब टकराने के बाद बॉल का ये वाला कंपोनेंट तो u sin थीटा ही है और ये वर्टिकल हो गया क्या, eu cos थीटा। ये बात समझ में आएगी नहीं बच्चों। तो हमको पूछा है द रिबाउंड वेलोसिटी, रिबाउंड वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट, वैसे निकालेंगे बच्चों, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट। मतलब वेलोसिटी कितनी हो जाएगी आफ्टर इंपैक्ट, फाइनल वेलोसिटी ई स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। ये समझ में आया। और डायरेक्शन ये हुआ, तो सपोज हमको निकालना है ये वाला एंगल, इसको बोल देते हैं एंगल फाई। तो बताओ बच्चों tan फाई बराबर कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर EU cos थीटा बाय U sin थीटा, यू कट गया, क्या है बच्चों E cot थीटा। समझ में आई बात, tan फाई का वैल्यू क्या हो गया, E cot थीटा। क्लियर है, नहीं समझ में आया। अब दूसरा चीज क्या निकालना है, इंपल्स। क्या निकालना है बच्चों, इंपल्स। इंपल्स बराबर क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। तो मोमेंटम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चेंज हुआ क्या, नहीं। क्या tan थीटा बेटा, tan फाई बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस। अच्छा परपेंडिकुलर यू सेंट, सॉरी सॉरी ई tan थीटा, ठीक है। अब बच्चों क्या निकालना है, इंपल्स। इंपल्स बराबर क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। तो मोमेंटम चेंज तो वर्टिकल डायरेक्शन में ही हुआ, तो मोमेंटम चेंज क्या लिखेंगे, चेंज इन मोमेंटम। तो मास तो m है,
फाइनल वेलोसिटी क्या थी बच्चों? ई अपवर्ड थी, अपवर्ड को पॉजिटिव ले रहा हूं तो क्या होगा? ई यू कॉस कॉस थीटा साइन थीटा था, ई यू कॉस थीटा। वर्टिकल क्या था बच्चों? ई यू। अच्छा यू नीचे आएगा फिर उसमें भी, सॉरी ये नीचे हो गया ना, तो ई क्या आ जाएगा नीचे, ठीक, ई नीचे आ जाएगा ना। अगला, अब ये क्या होगी? ई यू कॉस थीटा, फिर फॉर्मूले का क्या आएगा? माइनस। अब जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो क्या थी? डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड को नेगेटिव लेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और क्या आएगा? यू कॉस थीटा। आ रही बात समझ में? तो एम यू कॉस थीटा ई प्लस 1, ये क्या आ गया बच्चों? पी या इम्पल्स, ठीक, समझ में आई बात? तो ऑब्लिक कलीजन को कैसे सॉल्व करना है, क्लियर है दिमाग में? ऑब्लिक कलीजन में क्या करना है? जो आपका कॉमन टेंजेंट होगा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो भी वेलोसिटी, इसका इधर है सपोज वेलोसिटी, तो दो कंपोनेंट कर लेना है, एक इधर और एक इधर। इस वाली वेलोसिटी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इस वाली वेलोसिटी में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना, दोनों का ही। आ रही बात समझ में? बढ़े आगे, नेक्स्ट चलिए एक बनाते हैं बच्चों और क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा हुआ है, A particle is moving with velocity 2 meter per second towards a heavy wall। बच्चों ऐसा क्वेश्चन जब हेवी दे दे या कुछ चीज दे दे, हेवी ड्राइवर, तो हेवी वॉल टुवर्ड्स द पार्टिकल विथ कांस्टेंट स्पीड v0 1 मीटर पर सेकंड। मतलब हेवी बोलने का ये मतलब होता है बच्चों, जैसे जब ये इससे टकराएगा तो ये तो इसमें फर्क पड़ेगा इसकी वेलोसिटी में, लेकिन इसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अरे बस इसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब assuming collision to be elastic, elastic मतलब e का वैल्यू 1, find the velocity of the particle immediately after the collision। क्या लगाएंगे? e का वैल्यू एक तो 1 लेंगे और दूसरा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे सालों, है ना। देखो तो ये है दीवार, और दीवार कितने वेलोसिटी से जा रही है? 1 मीटर पर सेकंड से जा रही है, ठीक। ये क्या है? बॉल, और बॉल जा रही है कितने वेलोसिटी से बच्चों? 2 मीटर पर सेकंड से। अब बॉल टकराई बच्चों, बॉल क्या करी? टकराई, और टकराने के बाद क्या करी? बॉल रिबाउंड हुई होगी। क्या होगी बच्चों? रिबाउंड। तो बॉल अगर रिबाउंड हो गई होगी तो मैं बोलता हूं उसका वेलोसिटी होगा सपोज v। कितने वेलोसिटी से रिबाउंड हुई? v। अब बताओ e बराबर क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, सॉरी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो अप्रोच कितने वेलोसिटी से किया है बताओ? दीवार आ रही थी 1 से, ये जा रहा था 2 से, क्या होगा? तो 1 बराबर नीचे क्या आ जाएगा बच्चों? 3। क्लियर है? अब सेपरेशन कितने से हुआ? ये v से आगे जा रहा है और इसके पीछे ये 1 से आ रहा है, तो क्या होगा? v माइनस 1, दोनों एक ही डायरेक्शन में ना, तो क्या लिखेंगे बच्चों? v माइनस 1। तो ये 3 कहां जाएगा? ऊपर, तो v का वैल्यू कितना आएगा? क्लियर बात? नहीं समझ? तो ये बन गया आपका वेलोसिटी। तो e से डायरेक्ट ऐसा बना लिया, वेलोसिटी बराबर कितना आ गया? 4 मीटर पर सेकंड। नहीं समझ में आया बच्चों? बढ़े आगे, नेक्स्ट अगला देखिए, इन फिगर शोन, सबसे पहले देखते हैं माइक चल रहा है कि नहीं। चल रहा है, बहुत अच्छी बात लेना भाई। हाँ, इन फिगर शोन अ सेमी सिलेंड्रिकल frictionless track of radius r centered at O, a particle is released from a point OA बराबर r/2, यानी r/2 यहां से पार्टिकल को रिलीज किए बच्चों। Find the coefficient of restitution if after collision the track the particle move along the क्या? After collision with the track the particle moves along the track, the particle moves along the track। आ रही बात समझ में? चलिए लगाते हैं। तो बच्चों देखो, ये पार्टिकल यहां गिरेगा तो क्या करते हैं? इसको इसको जोड़ते हैं और यहां से एक परपेंडिकुलर बना देते हैं। बनाते हैं, क्यों बनाना पड़ा परपेंडिकुलर? लाइन ऑफ इंपैक्ट के लिए। किसके लिए बच्चों? लाइन ऑफ इंपैक्ट। बच्चों ये r/2, ये डिस्टेंस r, एंगल निकल जाएगा। कौन सा एंगल निकल जाएगा?
ये एंगल निकल जाएगा। तो बच्चों ये कितना होगा, ये बेस है r/2 और ये कितना है r, तो ये एंगल कितना हो गया, बेस बाय हाइपोटेनस 60 डिग्री। ठीक, ये निकल गया 60 डिग्री, इसकी बहुत जरूरत थी। अगर बच्चों ये r/2 है तो ये कितना होगा, √3r/2 होगा, है ना। तो बच्चों ये बॉल को नीचे गिरने में, इतना हाइट नीचे गिरा तो कुछ वेलोसिटी गेन करेगा कि नहीं करेगा, तो बिफोर इंपैक्ट वेलोसिटी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बहुत बड़ी, बिफोर इंपैक्ट क्या आ जाएगी, वेलोसिटी। तो निकालते हैं, तो बिफोर इंपैक्ट जो वेलोसिटी थी वो क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, लिख देते हैं, लिख दिए, आ गया, क्या आया वेलोसिटी बराबर √2gh, तो √2g √3r/2, तो ये कट गया, तो कितना है बच्चों वेलोसिटी, g √3r का √, ये समझ में आया कि नहीं है, पक्का। अब डायग्राम को थोड़ा साफ साफ बनाते हैं इधर, ये जस्ट टकराने से पहले ये बॉल पहुंच गई यहां पर, लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या बनेगा, ये बनेगा, लेकिन हमारी वेलोसिटी अभी कितनी है, डाउनवर्ड, वेलोसिटी कितनी है बच्चों, डाउनवर्ड। ठीक, अब ये वेलोसिटी है और एक एंगल और निकालना पड़ेगा बच्चों, आप बताओ, ये है और वेलोसिटी ये है ना, ये एंगल 60 है तो ये एंगल कितना होगा 30, तो ये एंगल कितना होगा 30 होगा। तो ये जो u था इसका ये तरफ क्या आएगा, u cos 30, ये समझ में आया कि नहीं आया, u cos 30, ठीक है बच्चों। अब ये u cos 30 टकराने के बाद क्या हो रहा है, क्या ये इस प्लेन से सेपरेट हो रही है, प्लेन से सेपरेट, ये तो इधर चले जा रही है, ये किधर चले जा रही है बच्चों, इधर। तो ये जो वेलोसिटी है आफ्टर इंपैक्ट, लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग क्या हो जा रही है वेलोसिटी, जीरो, लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग वेलोसिटी क्या हो जा रही है, जीरो। ये समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। तो ये जो u cos 30 है आफ्टर इंपैक्ट जीरो हो जा रही है, ये आ गया कॉमन इंपैक्ट का जो डायरेक्शन है वो आ गया। तो अपन क्या करते हैं बच्चों, E बराबर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या थी, कितनी थी, हाँ, तो E बराबर, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो गई, जीरो ना, क्योंकि कॉमन टेंजेंट ये तो इसी के अलोंग जाने लगा, तो सेपरेट हुआ नहीं हुआ, तो वो क्या हो गई बच्चों, जीरो। और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो भी हो तो E का वैल्यू आना ही क्या है, जीरो, अप्रोच तो कितने से भी करे E का वैल्यू क्या आएगा, जीरो। फर्स्ट केस में E का वैल्यू क्या होगा बच्चों, जीरो। समझ में आएगी नहीं आई बात, पक्का, ऊपर से तो नहीं गया। दूसरा केस ये बोला है बच्चों, अब टकराने के बाद ये जो है ये रुका नहीं रहा, ये क्या चलने लगी, बॉल टकराई और टकराने के बाद क्या चलने लगी, हॉरिजॉन्टल। क्लियर है, टकराने के बाद कहाँ चलने लगी, हॉरिजॉन्टल। तो मैं बोलता हूँ चलो ठीक है, टकराने के बाद ये हॉरिजॉन्टल चलने लगी, तो ये टकराने से पहले की वेलोसिटी थी और टकराने के बाद की वेलोसिटी क्या हो गई, ऐसे ही। अब दो कंपोनेंट आएगा कि नहीं आएगा बच्चों, अब वेलोसिटी का क्या आ गया, दो कंपोनेंट आ गया। कैसा, देखो एक ये, तो ये क्या होगा, ये एंगल 30 है बच्चों, ये एंगल 90 है बच्चों, 90 + 30 120, तो ये कितना होगा बच्चों 60। तो ये v है, तो ये क्या आ जाएगा, v क्या cos 60, और ये क्या आ जाएगा, v sin 60। ये समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, बताओ। कॉमन जो टेंजेंट होता है उसके अलोंग क्या वेलोसिटी चेंज होती है, नहीं। तो u का जो कंपोनेंट था इस अलोंग कितना था, u cos 30 था, तो इधर कितना होगा, u sin 30। तो u sin 30 और v sin 60 दोनों आपस में क्या होंगे बच्चों, बराबर, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। तो क्या लिखता हूं, v √3/2 बराबर u, u का वैल्यू क्या था, और वो छोड़ो बाद में लिखेंगे, तो u ही लिखो अभी, u
साइन 30 कितना होता है 1/2, तो √2 से √2 क्या हो गया बच्चों, कैंसिल। ठीक, तो v का वैल्यू कितना आया, u/√3। ये समझ में आया कि नहीं है, v का वैल्यू क्या है बच्चों, u/√3। ये क्लियर है कि नहीं, पक्का। अब तो बच्चों v का वैल्यू u/√3 आया है, तो ये वेलोसिटी कितनी हो गई, u/√3 इंटू cos 60। cos 60 कितना होता है 1/2, तो कितनी हो गई बच्चों, u/2√3। ये हो गई, ये कितनी हो गई, u/2√3। और पहले कितनी थी, u cos 30। u cos 30 कितना होता है √3u/2। बात समझ में आई कि नहीं बच्चों। अब निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो अप्रोच कितना था √3u/2, और सेपरेशन कितना हुआ, सेपरेशन कितना हुआ बच्चों, कहां गया कहां गया कहां गया, u/2√3। तो बच्चों u/2 से u/2 क्या हो गया, कैंसिल। √3 कहां चले गया, ऊपर, तो क्या आएगा, उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय अप्रोच लिखना है, ये 1/e का वैल्यू लिख रहा हूं, तो क्या आ गया बच्चों 1/3। सॉरी, ठीक है, नहीं समझ में आया, है बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, लेकिन बच्चों कॉन्सेप्ट को तरीके से लगाना है। क्लियर है बात, एकदम पूरे क्वेश्चन को एज अ होल नहीं सोचना है, सिंपली आगे बढ़ते जाना है, अपने आप आंसर आएगा बच्चों। ठीक है, तो जब भी ऐसा सर्कुलर ट्रायंगल ये सब दिए रहते हैं ना बच्चों, और सेंटर से डिस्टेंस दे देता है, तो एंगल निकालना बहुत आसान हो जाता है। एंगल निकालना क्या हो जाता है, बहुत आसान। तो आपने क्या किया भाई, यहां पर टकराएगा तो यहां पे क्या बना लिया, कॉमन टेंजेंट। एंगल कितना होगा इस इंक्लाइन प्लेन का निकालने के लिए आपने यूज कर लिया ट्रिग्नोमेट्री। अब एक बार पता चल गया तो टकराने से पहले वेलोसिटी u होगा, इसके दो कंपोनेंट कर लिए, एक परपेंडिकुलर और एक पैरेलल। तो पहले का पता चल गया। उसके बाद ये बोला कि टकराने के बाद ये हॉरिजॉन्टल हो जा रहा है, टकराने के बाद क्या हो जा रहा है, हॉरिजॉन्टल। तो उसके भी दो कंपोनेंट कर लिए, एक इधर और एक ऊपर। तो ये दोनों में क्या लगेगा, लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग, तो यहां पर लगेगा E, और ये दोनों क्या होंगे, सेम, क्योंकि अलोंग द कॉमन टेंजेंट कोई भी मोमेंटम चेंज नहीं होता, तो मोमेंटम सेम ही रहेगा। तो उससे v का वैल्यू निकाल लिया, फिर v का वैल्यू यहां पर डाल दिए, फिर E जब निकाले तो v का सब्स्टिट्यूशन करे तो u वापस कट गया। बात समझ आई कि नहीं। तो जो मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ये निकाला था, इसका कोई जरूरत नहीं पड़ा, लेकिन हो सकता है किसी क्वेश्चन में पूछ भी ले तो। ठीक है, u का वैल्यू h के टर्म्स में निकालने बोल दे तो फिर क्या करेंगे। बात समझ में आएगी नहीं आई बच्चों, पक्का क्लियर है। तो आज जितने भी सवाल बनाए बच्चों, ऑब्लिक कलीजन के जैसे ये था, या हेड ऑन कलीजन के, ठीक है, इलास्टिक, इन इलास्टिक, प्लास्टिक कलीजन के, पहले तो क्लास में जितने क्वेश्चन बनाए उसको एक्टिव रिकॉल करके आप लोग बनाएंगे। उसके बाद इसकी जो एक्सरसाइज है सेकंड वाली, उसको आप लोग कंप्लीट करेंगे। बात समझ में आएगी नहीं, समझ में आया कलीजन, क्लियर है, ऊपर से तो नहीं गया। अब एक क्लास और लगेगी बच्चों इस वाले टॉपिक में, जो लास्ट की जो छोटी मोटी चीज़ें इसमें बच गई हैं वो मैं बता दूंगा, लेकिन मेजर पोर्शन इस चैप्टर का हो गया, इस चैप्टर में यही चीज़ें लगानी। ठीक है, ओके।